दोस्तों अभी हाल ही में मैंने अपने दूसरे चैनल गोस्ट माइंड पर कालो मूवी को एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया है कि कालो मूवी सच्ची घटना पर आधारित है या फिर इसकी कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको डर तो लगेगा भी, साथ ही साथ बहुत ही मज़ा आएगा। फियर फाइल्स में आज देखिए एक 35 वर्षीय औरत योगिता की कहानी, जो कि अपने हंसते खेलते परिवार के साथ रहा करती थी, लेकिन अचानक एक हादसे में उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसके परिवार पर आया एक बहुत ही बड़ा संकट, जिसकी वजह से योगिता को लेना पड़ा एक बहुत ही खौफनाक रूप। मरने के बाद भी उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वापस लौटी। आखिर ऐसा क्या हुआ था योगिता के साथ? क्यों वो अपने हंसते खेलते परिवार से जुदा होकर मौत के घाट उतर गई? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। कहानी की शुरुआत में हम योगिता को देखते हैं सिलाई करते हुए, जो कि सिलाई का काम किया करती थी और साथ ही साथ उसका पति भी था जिसका नाम था महेंद्र, जो कि कहीं पर जॉब किया करता था। अभी वो बहुत ही जल्दी में था क्योंकि वो अपने काम पर जा रहा था। वो अपनी पत्नी योगिता से कहता है कि वो ईशानी को स्कूल छोड़कर आ जाए। ईशानी इन्हीं की एक बेटी थी जिसकी उम्र अभी केवल 13 साल की थी। योगिता और महेंद्र अपने अपने कामों में बहुत ही बिजी हुआ करते थे, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपनी बेटी ईशानी को भी बहुत प्यार करते थे। योगिता अक्सर उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी और उसके पिताजी उसको स्कूल से घर लेकर आते थे। खैर उसके बाद तभी ईशानी के पिताजी अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद तभी योगिता अपनी बेटी ईशानी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। जाते वक्त वो ईशानी से कहती है कि अब तुम अकेले स्कूल जाया करो क्योंकि तुम बड़ी हो चुकी हो। थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक शॉप के पास रुककर ईशानी अपनी आई योगिता से कहती है कि उसे एक डॉल चाहिए, लेकिन योगिता उस वक्त पर डॉल को दिलाने से मना कर देती है। वो उससे कहती है कि स्कूल से घर लौटते वक्त मैं तुम्हें डॉल पक्का दिलाऊंगी, फिलहाल तुम अभी स्कूल चले जाओ। वो लोग वहां से आगे बढ़ पाते इतने में ही योगिता के पास एक कॉल आ गया था और वो कॉल ताई का था, जो कि योगिता पे काफी चिल्लाती हैं और उनसे कहती हैं कि शाम तक उनको उनकी ड्रेस तैयार चाहिए, जिस वजह से वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। इसी बीच ईशानी के दोस्त भी वहां पर आ जाती हैं और तभी योगिता ईशानी से कहती है कि अब वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल चली जाए। वो ईशानी को उसके दोस्तों के पास छोड़कर वापस लौटने लगती है। योगिता अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी और एक माँ बेटी का प्यार क्या होता है ये आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। एनीवेज वहां से सीन कट हो जाता है और उसके बाद देखते हैं हम महेंद्र को, जो कि किसी जरूरी फाइल लेने के लिए अपने घर पर वापस आया था। वो अपने घर पर फाइल लेने के लिए जैसे ही आता है और फाइल लेकर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि टीवी ऑन थी और टीवी के ऊपर एक न्यूज़ चल रही थी। उस न्यूज़ के अंदर यह बताया जा रहा था कि एक ब्रिज टूटने की वजह से एक 35 वर्षीय औरत की मौत हो चुकी है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि योगिता थी। ये सब सुनकर महेंद्र को मानो झटका सा लग जाता है और वो फौरन ही उसी ब्रिज के पास भागता है जिस ब्रिज को टूटा हुआ बताया जा रहा था। दरअसल वो ब्रिज उसके घर से थोड़े से ही पास में टूटा था। ब्रिज के पास जब महेंद्र पहुंचा तो उसने देखा कि ब्रिज के पास काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और वहां पर न्यूज़ और रिपोर्टर मीडिया वाले भी थे। और तभी दो लोग योगिता की लाश को वहां से लेकर आ रहे थे, जिसकी हालत बड़ी ही खराब हो चुकी थी। महेंद्र की हालत बहुत ही खराब थी, वो रो रो कर पागल हो चुका था। बताया ये जा रहा था कि इस ब्रिज को बनाने के लिए कच्चे माल का यूज हुआ है और ये केवल पैसा बचाने के लिए किया गया है। जिसने भी इस ब्रिज को बनाया है उसने अपना पैसा बचाने के लिए और दूसरे लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। उसके बाद तभी योगिता की बॉडी को वहां पर से ले जाया जाता है। तभी महेंद्र वहां से हारता हुआ घबराता हुआ अपनी बेटी ईशानी को लेने के लिए भागता है, क्योंकि अब उसके स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। रास्ते में जाते वक्त उसको ईशानी की फ्रेंड्स मिलती हैं, जहां वो उनसे पूछता है तो वो लोग कहती हैं कि ईशानी तो अपने घर पर चली गई है। उसके बाद तभी वो अपने घर पर भागता है और जब वो घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि ईशानी घर पर ही बैठी हुई थी। वो ईशानी से पूछता है कि आखिर तुम किसके साथ आई, तो ईशानी उससे जो कहती है उससे सुनकर आपके पैरों तलों जमीन खिसक जाएगी। ईशानी उससे कहती है कि मुझे तो आई लेकर आई थी। ये सब सुनकर महेंद्र को कुछ भी विश्वास नहीं होता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ईशानी उसको विश्वास दिलाकर कहती है मुझे तो आई ही लेकर आई थी और देखो उन्होंने मुझे रास्ते में डॉल भी दिलाई थी।
महेंद्र बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद तभी वो और ज्यादा हैरान तो तब हो गया जब उसको पता चला कि घर में खाना बना हुआ रखा है और ईशानी उससे कहती है ये खाना किसी और ने नहीं बल्कि आई ने बनाया है। वो लगातार रोते जा रहा था, इसलिए ईशानी उससे कहती है कि आखिर आप रो के रहे हो, क्या कुछ ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन महेंद्र अपनी बेटी ईशानी को तकलीफ में नहीं दिखना चाहता था, इसीलिए उसने ईशानी को कुछ भी नहीं बताया। इसी बीच हॉस्पिटल से उसके पास फोन आता है। वो उसकी बॉडी को क्लेम करने के लिए बुलाते हैं और तभी महेंद्र वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो जब वहां से जाता है तो ईशानी के पास ताई आती है जो कि उसके गले से लगकर रो रही थी और लगातार ये कहे जा रही थी कि मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी माँ चली गई, ये कोई उम्र थोड़ी ना होती है मरने की। ये सब सुनकर ईशानी काफी डिस्टर्ब हो जाती है और उनसे कहती है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो, और वो गुस्से में ताई को वहां से जाने के लिए बोल देती है। उसके जाते ही उसकी आई वहां पर आती है, या फिर ये कह लो कि उनकी आत्मा वहां पर आती है और अपनी बेटी को तसल्ली देती है, जहां वो आकर उससे कहती है बेटा बड़ों से मुंह नहीं चलाते। उसके बाद तभी दूसरी तरफ हम महेंद्र को देखते हैं जो कि योगिता की बॉडी के पास खड़ा हुआ था और वो लगातार वहां पर इमोशनल होकर रोया जा रहा था। वो वहां पर जाकर कहता है योगिता उठो उठो और मुझसे बात करो, तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। और दोस्तों इसी बीच आपको सुनकर बहुत ही डर लगेगा, योगिता वहां पर से बोलने लगती है और उससे कहती है मैं मर चुकी हूं महेंद्र, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और मेरी आत्मा को मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लूंगी। तुम मेरी बॉडी को जब तक मत जलाना जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाए। और बस यही कहकर योगिता वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है और महेंद्र भी उसकी इच्छा को मानता है। वो हॉस्पिटल में कह देता है कि वो अभी अपनी बीवी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता, उसकी बॉडी को यहीं पर रखा जाए। दोस्तों उसके बाद फिर उसी रात को ईशानी रात के वक्त एक सुनसान रास्ते पर से आ रही थी। वो पूरी तरीके से अकेली थी, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। वो ईशानी को बहुत ही परेशान करते हैं और ईशानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी आई से मदद मांगती है। उसे कहाँ पता था कि उसकी आई तो मर चुकी है, लेकिन दोस्तों उसकी आई मरने के बाद भी उसकी मदद कर रही थी। आई की आत्मा ईशानी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देती है। ईशानी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसकी आई ने ही उसकी मदद की है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था और उसके पीछे हम उसकी आई को देख पा रहे थे जो कि उससे कहती है ईशानी अब तुझे अपने आप को बचाने की आदत खुद ही डालनी होगी। तभी ईशानी सही सलामत वहां से अपने घर चली जाती है। उसी रात को उसके डैड यानी कि महेंद्र हॉस्पिटल से लौट रहे थे। लौटते वक्त वहां पर पंडित जी भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी पत्नी इतनी सी उम्र में ऊपर चली गई है। लेकिन वो उससे कहते हैं मुझे पता चला है कि तुमने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया, तुम ये पागलपंती मत दो, फौरन ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करो जिससे कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन महेंद्र उससे कहता है मैं जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा जब तक कि वो अपने गुनाहगारों से अपना बदला नहीं ले लेगी। पंडित जी उसको काफी डांटते हैं और उससे कहते हैं मेरी बात को मानो, मेरी सलाह लो और फौरन उसका अंतिम संस्कार करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो अपनी बीवी की इच्छा को पूरी करना चाहता था। अब हम देखते हैं कि योगिता की आत्मा उन लोगों को अपना टारगेट बनाती है जिन लोगों की वजह से आज वो मर गई थी, यानी कि उस कच्चे पुल को बनाने वाले लोग। वो सबसे पहले उसी रात उस इंजीनियर पर हमला करती है और उसे बड़ी ही बेरहमी और जान से मार देती है। उसके बाद तभी हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज के पीछे वाले रास्ते से कहीं जा रहा था। वो रात के वक्त कार से था, लेकिन तभी अचानक उसकी कार के अंदर कुछ खराबी आ जाती है और वो अपनी कार को ठीक ही कर रहा होता है कि तभी वहां पर योगिता की आत्मा आती है और उससे कहती है डरो मत साहेब, मैं तो आपका वही कच्चा माल लौटाने के लिए आई हूँ जो आपने उस पुल के अंदर यूज किया था। और तभी योगिता की आत्मा उसे भी जान से मार देती है। उसकी मौत के बाद हम तीसरे आदमी को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज वाले रास्ते से एक ऑटो के अंदर जा रहा था। उसे अलर्ट करने के लिए एक आदमी उसे फोन भी करता है और उससे कहता है कि तुम उस रास्ते से मत जाना वरना तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तभी वो डर के मारे उस ऑटो के अंदर से उतर जाता है
और वहां से भागने की कोशिश करता है। वो फोन लगाना चाहता है लेकिन उसके फोन की बैटरी चली जाती है और तभी वहां पर उसे एक औरत दिखाई देती है। वो उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो ये काफी डर जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि योगिता की बहुत ही बदसूरत सी शक्ल वाली आत्मा थी। और तभी योगिता की आत्मा उसको भी जान से मार देती है। और अब बारी थी एमएलए साहब की, जहां वो रात के वक्त अपने बेड पर सो रहे थे और उसे उसी आदमी का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि आप अलर्ट रहिएगा, पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वो हर उस व्यक्ति को मार रही है जिस इंसान का उस ब्रिज को बनाने में हाथ था। लेकिन दोस्तों वो कहां बचने वाले थे। उनके कमरे के अंदर योगिता की आत्मा आ जाती है और वो काफी गुस्से में थी। वो उनको मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उनको मार नहीं पाती क्योंकि उसके गले के अंदर एक ताबीज था जिसके चक्कर में वो उस रात तो बच जाता है। लेकिन योगिता की आत्मा उससे कहकर जाती है कि वो उसे जान से खत्म कर देगी और तभी वो वहां से गायब हो जाती है। सीन वहीं पर कट होता है और तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहां एमएलए अपने घर के अंदर खड़ा हुआ था। तभी उसके पास उसका बेटा आता है और उससे कहता है पुल टूटने के विरोध के अंदर सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं और जिस औरत की मौत हुई थी उसका पति महेंद्र सबसे आगे आगे है और वो तुम्हारे पुतले पर चप्पलें मार रहा है। ये सब सुनकर वो अपने बेटे से कहता है पता करो उस महेंद्र के घर में कौन कौन है। उसके घर में अगर कोई लड़का या कोई लड़की है तो उसको उठा लो। बहुत शौक है इसको लीडर बनने का, आगे इसे मैं देख लूंगा। और तभी उसका बेटा भी समझ जाता है और वो कुछ गुंडों को उसकी लड़की को उठाने के लिए भेज देता है। ईशानी अपने स्कूल से आ रही थी लेकिन तभी कुछ गुंडे उसको अपनी गाड़ी के अंदर उठाकर वहां से ले जाते हैं। वो बस थोड़ा सा आगे चले ही होंगे कि इतने में उनको सामने की तरफ एक औरत दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ योगिता की आत्मा थी। वो फौरन ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं और योगिता की आत्मा को देखकर सारे के सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। और उस दिन भी योगिता अपनी बेटी ईशानी से बात करती है और उसे तसल्ली देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमएलए साहब ने एक तांत्रिक को बुलवाया हुआ था। वो तांत्रिक इन लोगों से कहता है कि ये भूतनी योगिता की आत्मा की है। वो तांत्रिक उनसे कहता है इसको खत्म करने के लिए इसकी बॉडी को यहाँ पर लाना होगा और कुछ विधि करनी होगी क्योंकि योगिता का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इस वजह से वो ये सब कुछ कर पा रही है। अगर उसकी बॉडी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार हो गया तो हम उसकी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। और तभी एमएलए और वो मिलकर इस काम को करने की ठानते हैं। इसी बीच वो गुंडे वहां पर आकर कहते हैं साहब हमने उस लड़की को जैसे ही उठाया तभी वहां पर एक भूतनी आ गई और उसने हमें रोकने की कोशिश की थी। लेकिन तभी एमएलए साहब का लड़का उनको मारता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों से एक काम भी नहीं हुआ। और अब वो खुद इन लोगों के साथ ईशानी को लेने के लिए चला जाता है। उसके घर में जाकर वो ईशानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहां पर योगिता की आत्मा आ जाती है और इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है। वो ईशानी के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है लेकिन वो उन सभी लोगों को मार पाती इससे पहले उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाती है क्योंकि एमएलए उस तांत्रिक के साथ उस विधि को कर रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो गुंडे और उस एमएलए का लड़का ईशानी और महेंद्र को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो उन्हें उसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर वो तांत्रिक अपनी विधि कर रहा था। दोस्तों वहां पहुंचकर ईशानी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी आई अब मर चुकी है। लेकिन जब वो उसकी डेड बॉडी को देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो हकीकत में मर चुकी है। ये देखकर वो रोने लगती है। तभी वो तांत्रिक कहता है अब तो बहुत ही आसानी होगी, अगर वो भूतनी यहाँ पर आ भी गई तो हम इन दोनों को मारने की धमकी देकर उसकी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। उसके बाद तभी वो गुंडे उन दोनों को अभी पकड़े ही थे। इसी बीच वहां पर योगिता की आत्मा आ जाती है जो कि काफी कमजोर पड़ती जा रही थी। योगिता की आत्मा वहां आकर उस तांत्रिक से कहती है ये विधि करना बंद कर। लेकिन वो तांत्रिक कहाँ मानने वाला था क्योंकि उसको पैसों के लालच में इनकी जान को बचाना था। तभी वो और विधि करना शुरू कर देता है और योगिता की आत्मा कमजोर पड़ती जाती है। उसके बाद वो तांत्रिक कहता है जल्दी से इसकी डेड बॉडी पर मिट्टी का तेल डालकर इसकी बॉडी को जला दो। और तभी एमएलए ऐसे ही करता है, उसकी बॉडी के ऊपर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी के अंदर आग लगा देता है। उसकी बॉडी के जलते ही ये लोग हंसने लगते हैं जैसे कि योगिता की आत्मा अब बस मरने ही वाली है।
लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। योगिता की आत्मा अपनी शक्ति की बदौलत उस आग को उसी के ऊपर फेंक देती है, जिसके कारण एमएलए की उस आग के अंदर जलकर मौत हो जाती है। वो बड़ी ही बुरी तरीके से उस आग के अंदर जल जाता है और उसकी इतनी खौफनाक मौत को देखकर वो तांत्रिक वहां से फौरन ही भाग जाता है। तभी वो उन गुंडों को भी बहुत मारती है और इसी के साथ साथ उसका लड़का भी वहां से भाग जाता है। और इस तरह योगिता की आत्मा अपनी बेटी और अपने पति की जान को बचाती है। इसी बीच योगिता की आत्मा कहती है, अब बस बहुत हुआ, मुझे वापस जाना होगा। बेटा ईशानी, अपने बाबा का ख्याल रखना। वो लोग रोते रह जाते हैं और वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। देखा आपने एक माँ की आत्मा और एक पत्नी की आत्मा मरने के बाद भी कैसे उन लोगों की रक्षा करती है। खैर, आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।